हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निमी टेक्निकल क्लासेस चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। और इस यूट्यूब के परिवार में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी। तो बिना किसी देरी के हम अपने सेशन की तरफ स्टार्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्लास नंबर 16 और वायरिंग का पार्ट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं, जैसे कि आपको टाइटल में शो हो रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम वायरिंग का पार्ट नंबर 2 को कवर करेंगे। पार्ट नंबर 1 को हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। जो स्टूडेंट इस पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे होंगे तो पहले आप जाके वहां देखिए। मैं उसमें बहुत कुछ बेसिक नॉलेज दिया हूं। उसमें मैंने वायरिंग के बारे में बताया है, वायरिंग का डेफिनेशन बताया है, एनर्जी के बारे में बताया है, एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया है। मैंने वहां पे बहुत कुछ कवर करा है। आप पहले जाके उस पार्ट नंबर 1 को देखिए, फिर पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। इससे क्या होगा, पार्ट नंबर 1 को जब आप देखेंगे वहां से आपका बेस कंप्लीट होगा। और देखिए, बेस तभी कंप्लीट होता है जब हम हर एक पार्ट को लेके चलते हैं। कभी पार्ट नंबर 1 को देख लिया, कभी पार्ट नंबर 9 को देख लिया, कभी पार्ट नंबर 5 को देख लिया। तो ऐसे में क्या होता है, आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल, मैंने आपको बोला मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। तो प्लीज आप पहले जाके पार्ट नंबर 1 को देखिए, इसके बाद पार्ट नंबर 2 को देखेंगे तो आपको समझने में बेहद ही आसानी होगी। तो इस पार्ट नंबर 2 में हम क्या क्या देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में हम देखेंगे कि वायरिंग के कितने कौन कौन से रूल्स होते हैं वायरिंग की स्थापना करने से पहले और वायरिंग की स्थापना करने के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है, वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले की हम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वायरिंग के स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट पॉइंट होता है कि अगर हम कोई भी सर्किट बना रहे हैं, यानी कि कोई भी परिपथ हम स्थापित करेंगे, चाहे वो कंट्रोल का परिपथ हो, चाहे वो पावर का परिपथ हो, तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होता है कि उसका लेआउट कंप्लीट कराना। यानी कि हम जैसे कि कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं, तो कंट्रोल वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक प्यारा सा लेआउट बना लेना चाहिए। उस लेआउट से हमें पता क्या चलेगा, उस लेआउट के थ्रू, उस लेआउट के माध्यम से अब सब कुछ पता कर सकते हैं कि हमें वायरिंग किस टाइप्स का करना है, इस वायरिंग में लोड कितने होंगे, इस वायरिंग में पॉइंट्स कितने दिए जाएंगे, पॉइंट्स कहाँ कहाँ निकाले जाएंगे, कौन सा वायर यूज होगा। मतलब कि हर एक इंफॉर्मेशन आपको उस लेआउट से मिल जाएगा। तो आप वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले लेआउट कंप्लीट करवा लें, या फिर खुद से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये वायरिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अब हमने लेआउट तो कंप्लीट कर लिया, अब हमें इस वायरिंग को कंप्लीट किससे कराना है। तो आप एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति, एक ऐसे वायरमैन की जरूरत होगी आपको, जिसे इस वायरिंग के बारे में पूरी जानकारी हो, बेसिक जानकारियां हो। क्यों ऐसा, हम ऐसे ही आदमी की हमें क्यों जरूरत है, एक वायरमैन की जरूरत ऐसा क्यों है, एक अनुभवी वायरमैन की जरूरत क्यों है। क्योंकि वायरिंग एक ऐसा होना चाहिए कि वायरिंग देखने में बेहद खूबसूरत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, यानी कि हर दृष्टि से वो अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी चीजों को पूरा आप तभी कर पाएंगे जब एक ऐसे वायरमैन से वायरिंग करवाएंगे जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास एक, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई ठेकेदार हो, तो उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति से आप वायरिंग कराएं, ना कि विदाउट लाइसेंस, विदाउट एक्सपीरियंस। ये तो सेकेंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या होता है कि वायरिंग तो हमने लेआउट कंप्लीट कर लिया, अब ऐसे व्यक्ति को भी बुला लिया जिसे एक्सपीरियंस है वायरिंग करने का। अब वायरिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक वायरिंग सामग्रियां की जरूरत होगी। तो वायरिंग सामग्री कैसे होना चाहिए, तो वायरिंग सामग्री SIS युक्त होना चाहिए। अब ये SIS क्या होता है, SIS होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हिंदी में बात करें तो भारतीय मानक संस्था। ये एक स्टैंडर्ड संस्था होता है। अब ISI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ISI होता है, ये एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। एक कंपनी है, वो कंपनी दावे के साथ कहती है कि भैया जो मेरे द्वारा प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मेरे कंपनी के थ्रू जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी युक्त है। लेकिन हम ऐसे कैसे मान लें कि उसका प्रोडक्ट क्वालिटी युक्त है,
उसका प्रोडक्ट 100% बेस्ट है, सुपर बेस्ट है, हम कैसे मान लें? तो ऐसे में क्या होता है, इंस्टीट्यूट कहती है, ISI इंस्टीट्यूट कहती है भैया तुम अपना प्रोडक्ट मेरे पास लाओ, मैं उसका टेस्टिंग करूंगा। वो कंपनी वाला अपना प्रोडक्ट लेके जाता है इंस्टीट्यूट में, वो ISI के जो कर्मचारी होते हैं वो उस प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से और हर एक चीज को ध्यान में रख के उसकी टेस्टिंग करते हैं, यानी कि उसके क्वालिटी के बारे में अलग टेस्टिंग, उसकी यांत्रिक कैपेसिटी के बारे में अलग टेस्टिंग, अगर वो प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है तो वो वाटरप्रूफ है या नहीं है उसकी टेस्टिंग, अगर वो मैकेनिकल सेफ्टी अगर उसको चाहिए तो मैकेनिकल सेफ्टी है या नहीं है, अगर वो फायर सेफ्टी चाहिए तो फायर सेफ्टी है या फिर नहीं है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देने पर वो पिघल जाता है ऐसा तो नहीं है। तो हर एक चीज की बारीकी तरीके से टेस्टिंग किया जाता है उस इंस्टीट्यूट के थ्रू। अगर वो प्रोडक्ट पास हो जाता है तो उस कंपनी को एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट के अलावा एक स्टिकर आता है, वो स्टिकर उसे मिलता है जो अपने प्रोडक्ट में चस्पा करके उसको लॉन्च करता है, उसको मार्केट में उतारता है। तो इससे उपभोक्ता को क्या होता है, कंज्यूमर क्या जो सामान को खरीदने जाता है ना, अगर वो देखता है कि इस मटेरियल में, इस सामग्री में ISI का स्टिकर लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये सामग्री अच्छी क्वालिटी का है। वो ISI स्टिकर हमें यही भरोसा दिलाता है कि ये सामग्री बेहतर क्वालिटी का है, जैसा हमें चाहिए उस टाइप्स का है। तो ISI युक्त सामग्री ही अपने वायरिंग के लिए, अपने परिपथ के लिए उपयोग में लें। ये इसका तीसरा पॉइंट है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ध्यान देने वाली बात है। अब हम बात करेंगे कि तीसरे पॉइंट के बारे में कि तीसरा पॉइंट क्या है। देखिए, वायरिंग हमारे पास दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का वायरिंग हमारे पास? दो प्रकार का होता है। मैं उप परिपथ की बात कर रहा हूं, सॉरी, परिपथ हमारे पास दो प्रकार का होता है। पहला होता है कंट्रोल परिपथ और दूसरा पावर परिपथ। ये कंट्रोल और पावर क्या होते हैं? उप परिपथ हमारे पास टू टाइप्स के, पहला कंट्रोल, सेकेंड नंबर पावर। तो जब हम कंट्रोल परिपथ, अगर हमें दोनों वायरिंग की जरूरत है, हमें पावर वायरिंग भी कराना है अपने घर में और कंट्रोल वायरिंग भी कराना है अपने घर में, तो हम इस कंट्रोल और पावर की अलग अलग लेआउट कंप्लीट कराएंगे, ना कि साथ में। हम जब पावर वायरिंग कराते हैं तो इसका एक आता है SLD। ये SLD क्या होता है? सिंगल लाइन डायग्राम। तो ये पावर वायरिंग सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू एक लेआउट कंप्लीट कराना चाहिए, इसके बाद ही इस पावर वायरिंग को आप करवाना स्टार्ट कर दें, ठीक। और इसी तरह कंट्रोल वायरिंग का भी एक आता है ड्राइंग, या फिर आप एक लेआउट भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का लेआउट आप अलग अलग बनवाएं, इसमें से आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ये रहा इसका चौथा पॉइंट। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो कंट्रोल वायरिंग होता है इसकी कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ ध्यान देने वाली बातें होंगे। तो वो ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी है उसके बारे में चलिए देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, इसके दो पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है बिंदु और दूसरा होता है वाट रेटिंग। आपको एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंट्रोल परिपथ में कितने बिंदु होना चाहिए, उप परिपथ के कंट्रोल परिपथ में कितने बिंदु होना चाहिए? तो ये होता है 10 बिंदु होना चाहिए इसका सही जवाब। और कितने वाट होना चाहिए? 800 वाट। अब मैं बात करता हूं बिंदु के बारे में। अगर आपके पास, आपके घर में एक परिपथ होगा, आपके घर में एक सर्किट जरूर होगा, उस सर्किट के थ्रू न जाने कितने उपकरण, विद्युत सामग्रियां, उपकरण कनेक्ट होंगी। जैसे टीवी चल रहा होगा उस परिपथ से, और उस परिपथ से टीवी चल रहा होगा, फ्रिज चल रहा होगा, AC, सीलिंग फैन, फराटा फैन, यानी कि उस परिपथ में जितने भी उपकरण कनेक्ट हैं उस परिपथ से, वो सारे क्या हैं? बिंदु हैं। और ये जो कंट्रोल परिपथ है ना, ये कहता है भैया मेरे सर्किट में, यानी कि मुझ में 10 बिंदु, यानी कि 10 विद्युत उपकरण से ज्यादा उपकरण नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान देना है, जब कंट्रोल परिपथ में आप बिंदु यानी कि कोई वैद्युतिक उपकरण कनेक्ट करते हैं तो वो उपकरण 10 बिंदु से अधिक नहीं होना चाहिए। कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमें फिर इन दोनों चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना है। वाट भी 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ कि आपके पास टोटल 8 हीटर है।
8 हीटर है, 8 हीटर, हर एक हीटर 100-100 वाट का है। पावर हमेशा जुड़ता है, चाहे वो सीरीज का सर्किट हो चाहे वो समांतर का सर्किट हो, तो पावर जुड़ के कितना हो गया 800 वाट। तो 800 वाट का जो रिक्वायरमेंट था ये रिक्वायरमेंट हो गया कंप्लीट। लेकिन बिंदु कितना होना चाहिए 10, लेकिन हमारे पास बिंदु कितना है, बिंदु तो 8 ही है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु कम हो जाए चलेगा, लेकिन बिंदु अधिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी चीज अधिक नहीं होना चाहिए, पावर रेटिंग अधिक होनी चाहिए ना तो बिंदु अधिक होना चाहिए, कम हो जाए 1-2 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह पावर परिपथ में होता है 2 बिंदु और 3000 वाट। तो इसमें अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई भी ऐसा वैद्युतिक उपकरण है, कोई भी मिक्सी ही ले लीजिए, मिक्सर, अगर वो 1500 वाट के हैं दो, तो बिल्कुल आप इस पावर परिपथ में उसको लगा सकते हैं, क्योंकि 1500 अगर जोड़ देंगे तो 3000 वाट हो जाएगा लोड और 2 बिंदु हो जाएगा, सिंपल सी बात। आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में दे के चलना है। बिंदु भी 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, वाट रेटिंग भी 2 से अधिक नहीं हो, सॉरी वाट रेटिंग भी 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका फालतू का नहीं है। आपको इस चीज के बारे में अगर आप अभी ढंग से पढ़े हैं तो समझिए आपका वायरिंग का बेस कंप्लीट हो रहा है यहीं से, ठीक। अब हम बात करेंगे, ये तो हमारा वायरिंग का हो गया। अब हम बात करते हैं कि स्विच बोर्ड के बारे में। स्विच बोर्ड दरवाजे के किस साइड, अब दरवाजा पे तो नहीं लगा होगा, लेकिन दरवाजे के अंदर की बात कर रहा हूं, किसी रूम की बात कर रहा हूं, तो दरवाजे के किस साइड होगा, तो दरवाजे का हमेशा लेफ्ट साइड होगा। अब लेफ्ट साइड ही क्यों होगा, इसका क्या रीजन है। अगर आप किसी दरवाजे से एंट्री करते हैं, एंट्री करते ही अगर आप लेफ्ट साइड टर्न आउट होते हैं, तो जैसे ही लेफ्ट साइड आप मुड़ेंगे, आपका हैंड, राइट हैंड आपका डायरेक्ट कहां पड़ेगा, स्विच बोर्ड पे। आप स्विच बोर्ड को किससे कंट्रोल करोगे, स्विच बोर्ड क्या काम में आता है, परिपथ को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको परिपथ को कंट्रोल किस हैंड से करना है, राइट हैंड से, नथिंग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से नहीं राइट हैंड से करना है। तो आप जब दरवाजे के लेफ्ट साइड में स्विच बोर्ड आपका इंस्टॉल होगा, तो आप जैसे ही टर्न आउट होगे लेफ्ट साइड, तो आपका हाथ सीधे जाके कहां रुकेगा, उस स्विच बोर्ड के पास, राइट वाला हैंड आपके रुकेगा स्विच बोर्ड के पास। तो आपको आसानी से ऑन ऑफ करते हैं। अगर आप उसी स्विच बोर्ड को लेफ्ट साइड करते हैं ना, तो ये आपको सुविधाजनक नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा अपने स्विच बोर्ड को राइट साइड ही लगाना चाहिए। अब बात आती है कि हम कितने दूरी पे लगाएं, मतलब कितने हाइट पे लगाएं। तो इसका हाइट भी एक स्टैंडर्ड हाइट है। मैंने आपको बताया था कि वायरिंग हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, तो इसका हाइट जो होता है स्विच बोर्ड का, ये भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड हाइट कितना रेंज है इसका, तो 1.3 मीटर। स्विच बोर्ड की 1.3 मीटर। इस 1.3 मीटर ये मिनिमम हाइट है, कम से कम 1.3 मीटर ही होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अधिक से अधिक की बात करें तो 1.5 मीटर। अब भैया ये अगर 1.3 से कम हो जाता है, 1.5 से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ऑन ऑफ ही तो करना है। तो ऐसा नहीं सोचना आपको। 1.3 मीटर से अगर कम होगा तो नुकसान बताता हूँ मैं आपको, क्या नुकसान हो सकता है। अगर एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बाबू को क्या पता कि ये स्विच बोर्ड क्या करेगा, वो जाके ऑन ऑफ करेगा, ऑन ऑफ कर देगा, ठीक। तो उसको देखे शॉक भी लग सकता है, और हम नहीं चाहते कि कोई भी छोटा बच्चा जाके हमारे सर्किट को कंट्रोल करे। कोई चाहता है, कोई नहीं चाहता। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर अधिक से अधिक, मैंने बताया 1.5 मीटर, इससे क्या होता है, मान लीजिए कि 1.5 मीटर में हमारा कोई स्विच लगा हुआ है, स्विच बोर्ड लगा हुआ है। 1.5 मीटर का बच्चा कोई तभी हो सकता है जब उसकी एज कम से कम 10 से 12 साल हो जाएगी। और 10 से 12 साल का अगर कोई बच्चा स्विच बोर्ड को ऑन ऑफ कर रहा है, यानी कि सर्किट को कंट्रोल कर रहा है, तो उसे इतना समझ में तो आ जाता होगा, और आ भी जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। एक छोटे से बच्चे को क्या पता कि मैं किस चीज़ को ऑपरेट कर रहा हूँ, किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन 10 से 12 साल के बच्चे को पता हो जाता है कि मैं किसी वैद्युतिक उपकरण को ऑन ऑफ कर रहा हूँ, किसी सर्किट को कंट्रोल कर रहा हूँ। इतना तो थोड़ा बहुत तो पता चल जाता है, ठीक ना। तो देखिए, एक तो खतरे की दृष्टि को भी ध्यान में रखना पड़ता है हमें। ये मनुष्य का जीवन
मनुष्य का जो जीवन होता है, इस जीवन से बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं है। देखिए, इस चीज़ को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा और सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें हर एक जो SIS हमारा इंस्टीट्यूट है, वो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ये स्टैंडर्ड बनाया है, ना कि अपने मर्जी से बनाया है। ठीक है, तो स्विच बोर्ड की मिनिमम हाइट 1.3 मैक्सिमम 1.5 होना चाहिए। ये हो गया 5वां पॉइंट। अब 6ठे पॉइंट की बात करते हैं। अब बात हम करेंगे सीलिंग फैन की। सीलिंग फैन का हाइट सरफेस से, यानी कि सतह से सीलिंग फैन का हाइट कितना होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंटों को ये कंफ्यूज होता है, सीलिंग फैन के ब्लेड की हाइट पूछ रहा है या फिर सीलिंग फैन के रॉड की हाइट पूछ रहा है या फिर सीलिंग फैन के मशीन की हाइट पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे श्योर कर दूं कि सीलिंग फैन के जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ब्लेड्स होती हैं, उनकी हाइट के बारे में बात करता है हमेशा। तो सीलिंग फैन की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो कितनी हाइट में होनी चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए। तो कम से कम होना चाहिए ये 2.5 मीटर और अधिक से अधिक होना चाहिए 3 मीटर। सीलिंग फैन कम से कम होना चाहिए 2.5 मीटर और अधिक से अधिक होना चाहिए 3.0 मीटर, यानी कि 3 मीटर। तो अब एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत बार, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो ITI लेवल का, चाहे ITI का ही एग्जाम क्यों ना हो, सेमेस्टर वाइज वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, कहीं पे आपको एग्जाम में इसका 2 आंसर देखने को मिल सकता है। पहला 2.5 मीटर, दूसरा 2.75 मीटर। अब आप कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अगर एग्जाम में 2.5 मीटर आता है ऑप्शन में, तो 2.75 मीटर नहीं आएगा। अगर 2.75 मीटर आता है एग्जाम में, तो 2.5 मीटर नहीं आएगा ऑप्शन में। ठीक, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, बट आपको दोनों को ध्यान में रखना है। ये हो गया इसका कम से कम हाइट, यानी कि इससे कम सीलिंग फैन का ब्लेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीलिंग फैन ऐसा इंस्टॉल होना चाहिए कि अगर हम खड़े हो जाएं सीधी तरह से और अपने हाथ को भी ऊपर उठा ले, तो सीलिंग फैन का जो पंखुड़ियाँ होती है वो हमारे हाथ के संपर्क में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए सीलिंग फैन की जो पंखुड़ियों की जो हाइट होती है, उस हाइट को इतना रखा जाता है, कम से कम 2.5 और अधिक से अधिक 2.3 मीटर। अब 3 मीटर से अधिक रख देंगे तो क्या होगा, 3 मीटर से अधिक रख देंगे तो सिंपल सी बात, जो हवा, जितना हमें हवा चाहिए, एयर चाहिए, वो एयर प्रॉपर तरीके से नीचे नहीं आ पाएगा। सिंपल सी लॉजिक है। ठीक है, इसमें कोई साइंस वाला लॉजिक नहीं लगाना है। तो ये सीलिंग फैन की हाइट के बारे में बात हो गया। ये हो गया हमारा 6ठा पॉइंट। अब 7वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी वैद्युतिक सामग्रियां होती हैं, जो कि सरफेस से हमें ऊपर इंस्टॉल करना होता है, जैसे स्विच बोर्ड हो गया हमारा, सीलिंग फैन हो गया हमारा और कैबिन फैन हो गया हमारा। तो ये जो ऊपर लटकाने वाली या फिर दीवार पे लगा के यूज करने वाली जो वैद्युतिक सामग्रियां होती हैं, वैद्युतिक उपकरण होती हैं, तो ये जो उपकरण होते हैं, इनकी हाइट ना 1.5 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 1.5 मीटर से नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर जितना भी इसकी ज़रूरत हो उतना कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे फिलहाल नहीं ही होना चाहिए। अब बात करते हैं, हमारा वायरिंग भी हो गया और वायरिंग में उपयोग किए जाने वाली सामग्रियां भी हो गई और वैद्युतिक उपकरण भी हो गया। अब हमने 3 चीज़ को पढ़ लिया। अब हम देखते हैं वायरिंग में और चौथा पॉइंट कौन सा होता है। तो चौथा वेरी मोस्ट पॉइंट होता है सेफ्टी। अगर कोई वैद्युतिक उपकरण कितना भी टिकाऊ क्यों ना हो, कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, कितना भी सुविधाजनक क्यों ना हो, कितना भी इकोनॉमिक्स सस्ती क्यों ना हो, अगर सेफ्टी नहीं है उस सर्किट में, तो वो बेकार है सर्किट। किस काम का, जब आदमी को खतरा ही खतरा है वहाँ पे, तो किस काम का, कौन ऑपरेट करने जाएगा उस स्विच बोर्ड को। ठीक, तो इस चीज़ को भी हमें नोट करना है। तो सबसे पहले बात आती है सुरक्षा की। तो सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले बात आती है अर्थिंग के बारे में, कि अर्थिंग क्या होता है। तो भाइयों, अगर मैं AC सप्लाई की बात कर रहा हूं और DC सप्लाई की, मैं अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले बता रहा हूं AC के बारे में।
कोई सर्किट है, हमें शॉक कब लगता है? जब उस सर्किट से करंट लीकेज होने लगता है। तो एसी, अगर कोई सर्किट में एसी पावर है तो उसमें लीकेज करंट कितना होना चाहिए? तो एसी में लीकेज करंट होना चाहिए, लीकेज धारा कुल धारा का 1/5000, 5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट में एसी सप्लाई है, तो उस सप्लाई में लीकेज करंट का कुल धारा का मान 1/5000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम यहीं पे डीसी की बात करें तो डीसी में 1/2000वें अंश से अधिक नहीं होना चाहिए। ये एसी और ये डीसी की बात है। ये तो हो गया हमारा लीकेज करंट। अब हमें इस करंट से सुरक्षा प्राप्त करना है, सेफ्टी लेना है। ये करंट हमें झटका दे सकता है, तो इसे हम झटके से कैसे बच सकते हैं? झटके से हम बच सकते हैं अर्थिंग के द्वारा। क्योंकि अर्थिंग का काम ये लीकेज करंट को ग्राउंड कर देना। और अर्थिंग, ये जो हमारा पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी में कितना भी हाई वोल्टेज हाई करंट दे दो ना, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, तो हमें अब अर्थिंग के बारे में देखना होगा। तो अर्थिंग, अगर कोई एसी सप्लाई हो, ओनली वन एसी सप्लाई, एसी सप्लाई की बात करो, एसी सप्लाई में कोई, देखिए कोई सर्किट है, उस सर्किट में कोई एसी की सप्लाई जा रही है, चाहे वो सप्लाई पावर की हो चाहे वो कंट्रोल की हो। अगर उस परिपथ में 125 वोल्ट है, वोल्टेज की कैपेसिटी कितना है? 125 वोल्ट, तो उसमें सिंगल अर्थिंग, तो उसमें सिंगल अर्थिंग आपको देना अति आवश्यक है। अगर 125 वोल्ट से कम की वोल्टता है ना, तो भी आप दे सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अगर मान लीजिए 50 वोल्ट 60 वोल्ट है, तो आप अर्थिंग नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज हमें सामान्यतः 90 वोल्ट के बाद ही झटका लगता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें तो सेफ्टी लेना है ना। तो सेफ्टी हम, अगर हमारे पास 100 वोल्ट है फिर भी हम कर सकते हैं अर्थिंग का जुगाड़, लेकिन स्टैंडर्ड 125 वोल्ट होता है। और ये इसका मिनिमम हो गया, मिनिमम वोल्टेज। अगर मध्यम वोल्टेज की बात करें तो 650 वोल्ट। अगर कोई पावर सर्किट है या फिर कोई कंट्रोल सर्किट, देखिए 650 वोल्ट कोई कंट्रोल सर्किट तो होगा नहीं, होगा तो पावर सर्किट ही होगा। तो अगर कोई ऐसी सप्लाई है जिसमें एसी की पावर जा रही है और 650 वोल्ट है उसमें, तो आपको यहाँ पे डबल अर्थिंग करना है। तो आपको कैसा अर्थिंग करना है? आपको डबल अर्थिंग करने की ज़रूरत है। आप डबल अर्थिंग यहाँ पे करेंगे तभी आपको जिस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको सुरक्षा कर पाएगी ये अर्थिंग, नहीं तो नहीं कर पाएगी। ठीक, ये तो इसके पॉइंट हो गए। अब देखिए, अब हम वायरिंग के बारे में तो पढ़ लिए, इसके पॉइंट्स के बारे में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ लगा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब थोड़ा सा वायरिंग से हट के जानते हैं कि एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो पोल होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पोल, आरसीसी का पोल होता है ना, जो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वाला जो पोल होता है, इन पोल के बीच की रेंज कितना होना चाहिए, दो पोल के बीच की दूरी कितना होना चाहिए। तो जब हम पोल को इंस्टॉल करते हैं ना, तो इंस्टॉल करने से पहले हमें ध्यान में रखना पड़ता है क्या, उसकी रेंज को। तो रेंज कितना होना चाहिए? रेंज अगर मीटर में बात करें तो रेंज होनी चाहिए उसकी 67 मीटर। कितना होना चाहिए? 67 मीटर। तो 6-7 मीटर दूरी होनी चाहिए अगर मीटर में हम नापते हैं। अगर फुट में मापते हैं तो 220 फुट होना चाहिए। इससे कम हो जाए चलेगा थोड़ा बहुत, इससे अधिक हो जाए थोड़ा बहुत भी तो नहीं चलेगा। क्यों? अब क्यों नहीं चलेगा? अगर 67 मीटर से भी दूर आप अगर दोनों पोल के बीच की दूरी रखते हैं ना, तो इससे क्या होगा, इससे झोल आ सकता है। जैसे वायर होंगे ना, ये आपस में झूलने लगेंगे, लटकने लगेंगे। इस लटकने से हमें नुकसान क्या होगा? लटकने से बहुत बड़ी बड़ी नुकसान हो सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए कि कोई आंधी, कोई तूफान आता है, तो जब आपस में तार लटक रहे होंगे, यानी कि झोल होगा तार में, तो वो आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकता है। और शॉर्ट होने से कितने सारे नुकसान हो सकता है आपको तो पता ही है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है हमें।
और अगर झोल ज़्यादा हो सकता है तो जो ज़मीन होता है, जो सतह होता है, उस सतह से उसकी कम हाइट हो जाएगी, और कम हाइट से कोई व्यक्ति के संपर्क में आ गया यहाँ से, या फिर कोई जीव जंतु के संपर्क में आ गया, फिर कोई मान लीजिए किसी पेड़ के कांटेक्ट में आ गया, अगर इसका हाइट कम रहेगा तो फिर इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हम पोल के बीच की जो रेंज होती है उस रेंज को सेलेक्ट करते हैं। वैसे तो ये एक स्टैंडर्ड इसका रेंज होता है, इतना रखना चाहिए। तो ये तो हो गया स्थापना करने से पहले, वायरिंग परिपथ को स्थापना करने से पहले की बात। अब स्थापना करने के बाद की बात करते हैं कि स्थापना तो हमारा वायरिंग की स्थापना हो गई, अब हम इसके जो बाद का जो रूल होता है उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बाद का रूल क्या होता है कि यानी कि हम वायरिंग को कंप्लीटली स्थापित कर लिए, तो वायरिंग हमें कैसा होना चाहिए, वायरिंग एक टिकाऊपन होना चाहिए। कैसा? टिकाऊ। ऐसा नहीं कि 4 महीने बाद वो खराब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। टिकाऊपन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। हम वायरिंग को पढ़ रहे हैं तो वायरिंग में 3 प्रकार का सुरक्षा होना चाहिए। फर्स्ट वाटर प्रूफ, सेकेंड फायर प्रूफ, और थर्ड हमारा होता है यांत्रिक सुरक्षा, यानी कि मैकेनिकली सेफ्टी। तो इन तीनों चीज एक वायरिंग के अंतर्गत होना चाहिए। अगर हमें वाटर प्रूफ वायरिंग करना है तो उसके लिए हम अलग तरीके से वायरिंग करेंगे, फायर प्रूफ करना है तो उसके लिए हम अलग तरीके से वायरिंग करेंगे। लेकिन अगर हम वायरिंग कर रहे हैं तो देखिए हमें तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हो गया स्थापना करने के बाद का रूल्स। और अगले रूल्स की बात करें तो ये टिकाऊपन होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, इसके साथ साथ ये बेहद खूबसूरत होना चाहिए, दिखने में अच्छा होना चाहिए। वायरिंग हमारा ऐसा होना चाहिए जो दिखने में काफ़ी आकर्षित हो, अट्रैक्टिव हो। तो इस तरह का वायरिंग होना चाहिए। तो भाइयों ये स्थापना करने के बाद का है, और स्थापना करने से पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। ये पॉइंट्स आप नोट कर लेना, आप ध्यान रखना। आप एक इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट है, आपको इस चीज़ के बारे में तो आना ही चाहिए। बहुत ही कंपलसरी चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि वायरिंग के कौन कौन से रूल्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो आप क्या बताओगे जब आपको आएगा नहीं। तो आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस चीज़ को नोट करें, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से पढ़ें, देखें, ध्यान से देखें। तो ये हो गया वायरिंग के बारे में। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं नेक्स्ट पार्ट का वीडियो लाऊंगा, यानी कि पार्ट नंबर 3 का वीडियो लाऊंगा, उस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरिंग के टाइप्स के बारे में, वायरिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके हर एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, और वायरिंग के टाइप्स के बारे में, वायरिंग कैसे कैसे किया जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और वायर के बारे में भी मैं वहाँ पे आपको बहुत जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बस इसको लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए ताकि आपके भी दोस्त इस चैनल के थ्रू नॉलेज ले सकें। तो चलिए गाइज, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारी मुलाकात होगी। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू।